कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी चैनल दिस सीक्रेट लर्नर्स में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का आज मॉडल पेपर देखेंगे, जिसका जॉब रोल ऑर्गेनिक ग्रोवर है। तो जो सेक्शन ए होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें आएंगे। उसमें ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, या उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती है। तो जो सेक्शन बी हमारा है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। तो इसी तरीके से जो सेक्शन सी है वो शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चंस है जिनमें 3 मार्क्स आएंगे। इसी तरीके से जो सेक्शन डी है उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो 5 मार्क्स कैरी करेंगे, और इसमें आपको चॉइस भी मिलेगी हर क्वेश्चन में। तो चलिए हम सब इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज मैच्योरिटी इज द डैश डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप। जो मैच्योरिटी है ये कौन सा स्टेज होता है, कौन सा स्टेज होता है डेवलपमेंट का, क्रॉप की डेवलपमेंट का। तो हमने ये पढ़ लिया है जो मैच्योरिटी है ये फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है, यानी ये फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है विच मस्ट टेक प्लेस ऑन प्लांट इटसेल्फ, यानी मैच्योरिटी प्लांट पे ही कंप्लीट होनी चाहिए। हम इमैच्योर फ्रूट को हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये जरूरी है कि मैच्योरिटी जो है वो पेड़ पे ही हो जाए। तो हेंस इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। इसी तरीके से जो दूसरा यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दैट इज स्नैप पिकिंग इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इन ऑप्शंस में से स्नैप पिकिंग किस में की जाती है। तो आपने ये पढ़ा है कि स्नैप पिकिंग जो है फ्रूट्स को हार्वेस्ट करने का एक मेथड होता है, स्नैप पिकिंग। तो इसका आंसर जो है वो फ्रूट्स आएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मैच्योरिटी। इनमें से कौन सा फैक्टर फ्रूट की मैच्योरिटी को अफेक्ट करता है। तो हमने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े हैं जिससे फ्रूट की मैच्योरिटी अफेक्ट होती है। तो उनमें से जो फैक्टर यहाँ पर आंसर आएगा दैट इज टेम्परेचर। तो इनमें से जो टेम्परेचर है इसका असर फ्रूट मैच्योरिटी पे पड़ता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ट्रू फॉल्स पूछा गया है हमसे। वेजिटेबल्स शुड बी हार्वेस्टेड ड्यूरिंग हॉट आवर्स ऑफ द डे। क्या हमें वेजिटेबल्स को दिन के गर्म वक्त में हार्वेस्ट करना चाहिए? नहीं। तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमेशा जो वेजिटेबल्स जो होते हैं ये बहुत डेलिकेट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको ड्यूरिंग कूल आवर्स में ही हार्वेस्ट करना चाहिए, जैसे सुबह सवेरे और शाम को। तो ये फॉल्स है, इसका आंसर फॉल्स आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोलता है कि हाइपोबैरिक स्टोरेज इन्वॉल्व्स कोल्ड स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स अंडर पार्शियल वैक्यूम। क्या हाइपोबैरिक स्टोरेज में फ्रूट्स को पार्शियल वैक्यूम के अंडर स्टोर किया जाता है? तो इसका आंसर ट्रू आएगा। हाइपोबैरिक स्टोरेज का मतलब है पार्शियल वैक्यूम पर स्टोर करके रखना किसी चीज को, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पर बोल रहा है कि मैनुअल हार्वेस्टिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। क्या मैनुअल हार्वेस्टिंग मशीन्स की मदद से की जाती है? तो आपको पता है कि मैनुअल हार्वेस्टिंग हैंड से की जाती है विदाउट यूजिंग मशीन। सिंपल टूल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मशीन यूज नहीं होती है। अगर बड़ी मशीन यूज होगी तो दैट इज मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। तो ये फॉल्स है, इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि डाइजेस्ट इज द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड। वीड्स को फील्ड से रिमूव करने को क्या बोलते हैं? तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि उसको वीडिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि कंपोस्टिंग बाय द हेल्प ऑफ अर्थवर्म्स इज कॉल्ड एज। जो कंपोस्टिंग हम अर्थवर्म्स की मदद से करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यानी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो होता है विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म्स, जब हम डिलिबरेटली यहाँ से अर्थवर्म्स डाल देते हैं अपने ऑर्गेनिक मैटर में, उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो इसका आंसर वर्मी कंपोस्टिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन इज। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि सबसे कम पानी किस मेथड में यूज होता है। मोस्ट एफिशिएंट मेथड कौन सा है? सबसे कम पानी यानी पर यूनिट यील्ड सबसे कम पानी किस में खर्च होता है, किस इरिगेशन मेथड में खर्च होता है? तो इसका आंसर आएगा ड्रिप इरिगेशन। जो ड्रिप इरिगेशन है उसमें सबसे कम पानी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बोल रहा है मॉनिटर इज डैश डैश डिवाइस। ये आईसीटी सिक्लिस जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिक्लिस जो है, उनमें क्वेश्चन आया है यहाँ पर। मॉनिटर इज, जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो कौन सा डिवाइस है, यानी वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? कौन सा डिवाइस है? मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इस पे आप रिजल्ट देख सकते हो। अपना जो आपने जो डेटा डाला उसको प्रोसेस करके जो रिजल्ट आता है वो आप मॉनिटर पे देखते हैं। तो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरीके से जो सेक्शन ए है यहाँ पर वो हमने सॉल्व कर लिया है। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें 2 नंबर्स होंगे हर एक क्वेश्चन में, यानी शॉर्ट डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी इस सेक्शन में। सबसे पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन बी का, दैट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिक्लिस में सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं?
मैं इस वक्त ये पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो, तो हमारे बीच एक कम्युनिकेशन हो रही है, यानी हमारे बीच जो है आइडियाज, कंसेप्ट्स, थॉट्स, उनका एक्सचेंज हो रहा है। दैट इज कम्युनिकेशन, दैट इज कम्युनिकेशन। इन सिंपल वर्ड्स, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर और फ्रॉम ए पर्सन टू ग्रुप। तो इसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन बी का, दैट इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रनिंग ए न्यू बिजनेस टू जनरेट प्रॉफिट व्हाइल टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, इसमें हम डेवलप करते हैं एक बिजनेस आइडिया, उसको ऑर्गेनाइज करके उसको रन करते हैं और ताकि हमें प्रॉफिट मिले, और इसमें फाइनेंशियल रिस्क भी होती है, क्योंकि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो एक रिस्क टेकर होता है। उसकी एक क्वालिटी होती है रिस्क टेकर। अगर रिस्क नहीं लिया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इसी के रिलेटेड है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है उसका रोल क्या है। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो नेशन की इकोनॉमी है उसको स्ट्रांग करने में, उसको डेवलप करने में एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है। तो एंटरप्रेन्योर के रोल्स हमने पढ़े हुए हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कंपटीशन को इंक्रीज करते हैं मार्केट में, जिससे कि जो प्राइजेस है वो नीचे आते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाते हैं, इनोवेटिव टेक्निक्स लाते हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज लाते हैं मार्केट में। तो इससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो सोसाइटी डेवलप हो जाएगी, और अल्टीमेटली जब सोसाइटी डेवलप होगी तो पूरा नेशन डेवलप्ड बन जाएगा। ये रोल है एंटरप्रेन्योर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है इंपॉर्टेंस ऑफ एपीडा। एपीडा के बारे में आपने पढ़ा है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज एपीडा। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1985 में एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। व्हाट इज इट इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो एपीडा होता है ये हेल्प करता है एक्सपोर्टर्स को इन ब्रांड पब्लिसिटी, यानी उनका ब्रांड जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसकी पैकेजिंग, उसकी डेवलपमेंट, डेटाबेस, सब कुछ एपीडा करता है। इसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स है दे कैन अवेल वेरियस फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स ऑफ एपीडा। एपीडा में बहुत सारे फाइनेंशियल स्कीम्स होती हैं, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो अवेल कर सकते हैं बेनिफिट्स इन स्कीम से। तो इसके अलावा ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को अबाउट वेरियस प्रोडक्ट्स एंड कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट। किस कंट्री में आप भेजोगे अपना प्रोडक्ट, कहाँ प्रॉफिट ज्यादा आएगा, कहाँ डिमांड ज्यादा है, वो सब एपीडा के थ्रू ही पता चलता है एक्सपोर्टर्स को। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं जो एपीडा दे रहा है अभी। तो आपका 2 नंबर्स का ये क्वेश्चन है, तो इसमें 2-3 जो इंपॉर्टेंसेस है वो काफी रहेंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड कीपिंग। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज हो उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि वो रिकॉर्ड अपना मेंटेन रखे, यानी हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है रजिस्ट्री में। कौन से प्रोडक्ट्स हमें लाए, कौन से सेल किए, कितने सेल किए, किसको सेल किए, कितना प्रॉफिट हमें आया इस साल में, टर्नओवर क्या रहा, लॉस में मत हम चल रहे हैं, फायदे में हम है कि नहीं, क्या हमें ये बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, ये सब हमें रिकॉर्ड कीपिंग से पता चलता है। तो दैट इज रिकॉर्ड कीपिंग। हर किसी चीज का रिकॉर्ड रखना अपने पास, ताकि हमें कल कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट इज रिकॉर्ड कीपिंग। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। बायो मीन्स लिविंग एंड फर्टिलाइजर मीन्स एनी सब्सटेंस दैट कंटेन वन और मोर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो जो बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं एक सब्सटेंस होता है ये, जिसमें लिविंग और लेटेंट सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हम अप्लाई करते हैं सॉइल को या प्लांट्स पे डायरेक्ट स्प्रे करते हैं या सीड ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके बाद वहां पर वो कॉलोनाइज करते हैं रेजोस्फीयर में, सॉइल में। तो इस तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं और न्यूट्रिएंट्स ऐड भी करते हैं प्लांट को, और ये प्लांट को डिफरेंट बैक्टीरिया से, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर बायोफर्टिलाइजर्स। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से क्या मुराद है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्या है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सिंपली एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस है जो कि एश्योर करता है कंज्यूमर्स को कि जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है मार्केट में ऑर्गेनिक के नाम पे वो सच में ऑर्गेनिक है। तो जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज हुई है, प्रोडक्शन फैक्टरीज यूज हुए हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो सारे जो है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स है। तो एक सर्टिफिकेट मिलती है तो उससे एश्योरेंस हमें मिल जाती है, दैट इज ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। तो ये था सेक्शन बी हमारा। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टाइप सेकंड, यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े बड़े ही आंसर इसमें आपको लिखने पड़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन सिकल्स। ग्रीन सिकल्स आपने पढ़ा है, इनमें ऐसे सिकल्स आते हैं, ऐसी नॉलेज आती है, ऐसी एबिलिटीज, ऐसे वैल्यूज आते हैं जो कि
इम्पॉर्टेंट है एक सस्टेनेबल और रिसोर्स एफिशिएंट सोसाइटी बनाने के लिए। देखो कोई भी एंटरप्राइज जो होता है वहां पर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, ठीक है, वाटर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स या नॉइज पोल्यूटेंट्स वहां पर निकलते हैं, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, बुरा असर पड़ता है एनवायरनमेंट पे। बट ग्रीन सिकल्स ऐसे सिकल्स है जो पोल्यूटेंट्स की प्रोडक्शन है उसको काफी हद तक कम करते हैं और एनवायरनमेंट को बचाते हैं और रिस्टोर करते हैं उसकी कंडीशन को। दो सिकल्स आर नोन एज ग्रीन सिकल्स। Now coming on to question number 19, what is the difference between verbal and non-verbal communication? Easy question है, verbal और non-verbal communication में हमें differentiate करना है। verbal communication में हम words का use करते हैं, either words को write करते हैं या speak करते हैं। non-verbal communication में कोई भी word use नहीं होता है, इसमें symbols, signs, body language, behavior और यही पिक्चर्स वगैरह यूज होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि एनलिस्ट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो डिफरेंट एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन साइकिल में जो हमने पढ़े हैं उन एलिमेंट्स को हमें यहाँ पर बस एनलिस्ट करना है। इसमें सेंडर आएगा, इसमें मैसेज आएगी, चैनल आएगी, इसमें रिसीवर आएगा और फीडबैक आएगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर हमसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। ये टाइप्स ऑफ बिजनेसेस है। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में डिफरेंस हमें यहाँ पर बतानी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल सिंगली यानी अपने बलबूते पे एक स्मॉल बिजनेस शुरू करता है। तो वाइल जो पार्टनरशिप है इसमें दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं जो कि इकट्ठे इन ए कोलैबोरेटिव मैनर जो कि एक साथ मिलकर इन्वेस्ट करके पार्टनरशिप में बिजनेस को आगे चलाते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज एनलिस्ट वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड क्वालिटी। हमें फैक्टर्स यहाँ पर एनलिस्ट करने हैं जिनसे फूड की क्वालिटी अफेक्ट होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे जैसे फार्मिंग प्रैक्टिसेस, आपने कैसे इसको ग्रो किया है, कौन से फर्टिलाइजर्स या ऑर्गेनिक मैटर आपने यूज किया है, तो कैसे यूज किया है, क्या क्या यूज किया है, हार्वेस्टिंग कैसे की है, प्रॉपर टाइम पे हार्वेस्टिंग की है कि नहीं, प्रॉपर मेथड इस्तेमाल किया है हार्वेस्टिंग के लिए कि नहीं। इसी तरीके से इसमें स्टोरेज आएगा, प्रॉपर्ली इसको स्टोरेज करके रखा था कि नहीं, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस वहां पर अवेलेबल थी कि नहीं। इसी तरीके से प्रोसेसिंग और हैंडलिंग भी इसमें आएंगे कि आपने उसको प्रोसेस कैसे किया, सही ढंग से उसको प्रोसेस किया गया है, सही ढंग से उसको हैंडल किया गया है, नहीं ट्रांसपोर्ट वगैरह करना पड़ता है, क्या सही तरीके से आपने जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है इसको सही तरीके से आपने हैंडल किया है कि नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। नेम एनी 3 स्कीम्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। 3 स्कीम्स के नाम लिखने हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। इसमें आप NMSA यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लिखेंगे। दूसरा एपीडा जो ऊपर आया था वो एपीडा इसमें लिखेंगे यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा NCOF नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसके अलावा एक और है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, वो भी इसमें आएगा। तो इसमें आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जॉब रोल ही ऑर्गेनिक फार्मर है। तो मैंने आपसे कहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। तो ब्रीफली आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ये इको फ्रेंडली है, क्वालिटी प्रोड्यूस मिलता है हमें, जो प्रोड्यूस मिलता है उसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू केमिकली प्रोड्यूस्ड फूड्स। उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो कोई इल इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारी बॉडी पे, हमारी सेहत पे। तो ये सारी चीजें जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हैं। इस तरीके से सेक्शन सी हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन डी, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लास्ट पार्ट जो आपका है सेक्शन डी, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 इसमें करने हैं आपको। तो हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है डिफाइन कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपको डिफाइन करनी है कम्युनिकेशन, जो ऊपर भी हमने अभी डिस्कस किया। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिखना है। 7 प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा था जिनको 7 C's के नाम से जाना जाता है। तो वो 7 प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पर लिखने होंगे और डिस्कस भी करने होंगे, क्योंकि ये 5 नंबर्स का क्वेश्चन है। तो अगर कोई एक क्वेश्चन नहीं करना चाहता है तो वो इसका और पार करेगा, दैट इज डिफाइन ICT एंड विच टाइप ऑफ ICT टूल्स आर यूज्ड एट होम। ICT से क्या मतलब है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो और जो ICT के टूल्स हैं जो घर में यूज होते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, जैसे टेलीविजन होता है, रेडियो होता है, न्यूज़पेपर होता है वगैरह, जो भी आपके घर में लगेगा, स्मार्टफोन है, टेलीफोन है, वो सब ICT के टूल्स ही है, ठीक है। कंप्यूटर भी हो सकता है कभी किसी के घर में, वो भी ICT टूल में आएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 हमसे पूछ रहा है डिफाइन ईमेल मार्केटिंग एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। ईमेल मार्केटिंग हम किसे कहते हैं उसको डिफाइन करना है, एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। हम सब ने नोटिस किया है कि जब भी हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट खोलते हैं तो हमें वहां पर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है ईमेल आईडी से या फोन नंबर से। तो जो ही हम रजिस्टर करते हैं तो हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर हमें ईमेल्स आनी शुरू होती है उस प्लेटफॉर्म की, मतलब ऑफर्स के बारे में, इतनी % ऑफ है, आपको ये फ्री मिलेगा, आपको आपके लिए ये ऑफर है, वो ऑफर है। इसको हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। तो दैट इज ईमेल मार्केटिंग। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आप देखो,
एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में मिलियंस ऑफ कस्टमर्स तक जो है आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है थ्रू ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। इसी तरीके से और पार्ट जो इसका है दैट इज डिफाइन बिजनेस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। बिजनेस हम किसे कहते हैं और इसके टाइप्स आपको बताने हैं। ऊपर ही दो टाइप्स के आ गए, पेपर में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ऊपर दो टाइप्स आए हैं बिजनेस के, एक है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। इसी तरीके से और भी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस है, दैट इज लिमिटेड पार्टनरशिप भी आएगा एक और टाइप का बिजनेस, और कॉर्पोरेशन भी मैंने आपको पढ़ाया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस में, तो ये आप देख लेना वहां पर। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन जो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ ईच। एक तो डिफाइन करना है और दो एडवांटेज लिखने हैं। FYM 9th से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, फार्म यार्ड मैन्युअर, तो इसकी दो एडवांटेजेस बहुत ही आसान है। सेकंड इज वर्मी कंपोस्टिंग, ऊपर ही इन द ब्लैंक्स में आया था वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, जिसका आंसर वर्मी कंपोस्टिंग आएगा। वहां पर पूछा गया था कंपोस्टिंग जो हम अर्थवर्म्स की मदद से करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। डेफिनेशन तो निकल गई आपकी वहां से। नाउ इसके दो एडवांटेजेस हमें देखने हैं, वो क्या है वो भी आपको पता होगी। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं, व्हाई देयर इज नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिफाइन करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, और क्यों जरूरत है ऑर्गेनिक फार्मिंग की मौजूदा दौर में। तो ये आपको अच्छे से मैंने पढ़ाया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम किसे कहते हैं, तो और इस दौर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बेहद जरूरत क्यों है, अशद जरूरत क्यों है, वो आपको पता है, वो आप आराम से वहां पर लिख सकते हो। तो ये था आपका मॉडल पेपर। इसी हिसाब से आपके फाइनल एग्जाम में पेपर आएगा, पैटर्न सेम होगा और क्वेश्चंस आपके सिलेबस से होंगे और इसी तरतीब से होंगे, इसी तरीके से होंगे, इतने ही मार्क्स को कैरी करेंगे। तो ये था आपका मॉडल पेपर, अच्छे से आप लोग इसको प्रिपेयर करना। इसी हिसाब से और भी मॉडल पेपर आगे मैं अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।